तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, नंबर ऑफ ओपन डोर्स। ठीक है, इजी दे रखा है पर इसके स्टेट में एक पजल टाइप का प्रॉब्लम है। देखो इसका सॉल्यूशन बस इतना ही है। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए देखते हैं क्या क्या हमें करना होगा। तो इसे यहाँ से हटाओ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंसीडर लॉन्ग एले विद एन नंबर ऑफ डोर्स इन वन साइड, ऑल डोर्स आर क्लोज इनिशियली, सारे क्लोज है। यू मूव टू एंड फ्रो फ्रॉम एले चेंजिंग द स्टेट ऑफ द डोर्स, जो करंट स्टेट है उसको हम चेंज करना है। अगर कोई ओपन है पहले से ही तो उसे क्लोज करना है, और अगर क्लोज है तो उसे ओपन करना है। यू कैन स्टार्ट एट वन एंड गो टू अदर एंड। ऐसे ही सारे स्टेट पे हमें करना है। अल्टरिंग द स्टेट्स ऑफ डोर स्टिल रीच द अदर एंड, जब तक दूसरे एंड पे नहीं पहुंच जाते तब तक हम नया डोर हम मतलब नया स्टेट से नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है, देन यू कम बैक, दोबारा स्टार्ट बैक करेंगे एंड स्टार्ट अल्टरनेटिंग दी। जैसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, वन लिया तो वन के मल्टीपल्स में डोर्स को ओपन करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है, वन फिर टू थ्री एन हो गया। ऐसे सेकंड पास में हम टू के मल्टीपल्स में करेंगे, टू फोर सिक्स, थर्ड में थ्री। ये कब तक करना है, जब तक हमारा एन रीच ना हो। यू कंटिन्यू दिस एनथ गो, यू अल्टर द स्टेट ऑफ डोर्स। ठीक है, तो यू नीड टू फाइंड नंबर ऑफ ओपन डोर्स एट द एंड। ये सारे प्रोसीजर के बाद कितने डोर है जो ओपन है वो हमें बताना है। और ये टेस्ट केसेस है, कंस्टेंट 10⁻12, तो इतना ज़्यादा है कि रूट एन तक हमें सॉल्व करना है और बिना स्पेस लिए। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है इस प्रॉब्लम में। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास जैसे n इक्वल टू 4 है तो हम चार पास करेंगे। जब एक वन हो गया, एक टू थ्री, क्योंकि n इक्वल टू 4 है तो वन से स्टार्ट होकर n तक जाना है पासेस। ठीक है, अब यहाँ पे चार डोर होंगे जितने n है, इनिशियली सारे क्लोज है। क्लोज को मैंने सी से मार्क कर दिया। जैसे फर्स्ट पे आया तो फर्स्ट का जो भी, तो वन वन पे आया तो वन के जो भी मल्टीपल्स होंगे उनको मैं क्या कर दूंगा, उनका स्टेट चेंज कर दूंगा। क्या वन के मल्टीपल तो सारे होंगे, तो सारे ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पास में हम टू पे आए, टू के मल्टीपल्स में स्टेट को चेंज करना है। जो पहले होगा उसको, देखो टू का मल्टीपल है या नहीं, तो इसका स्टेट सेम ही रहेगा। पहले ओपन था, अभी भी ओपन है। टू का मल्टीपल में जो ओपन था वो क्लोज हो जाएगा, जो क्लोज हो गया। ठीक है, और ये ओपन, टू का मल्टीपल नहीं है तो सेम ही रह गया। ये ओपन था पहले, अभी भी ओपन ही है। ठीक है, टू का मल्टीपल है, हाँ, तो पहले ओपन था तो अब क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो, जिस पास में हम आ रहे हैं उसके मल्टीपल्स के जो डोर्स है उनका अगर ओपन है तो क्लोज कर दिया, क्लोज है तो जैसे टू का मल्टीपल क्या आएगा, टू आएगा, फोर आएगा, तो टू पहले क्या था, ओपन था, अब क्लोज हो गया। ऐसे देखो इसमें पहले ये ओपन था, अब क्लोज हो गया। अब थ्री में आएंगे, थ्री के मल्टीपल्स में करेंगे, एक मिनट, तो थ्री का मल्टीपल सिर्फ थ्री होगा, वन से लेकर के फोर तक में ना। तो थ्री का मल्टीपल में देखो ओपन था पहले तो ये क्लोज हो जाएगा। अब बाकी की स्टेट सेम रहेगी, ये क्लोज था तो क्लोज ही रहेगा, ये ओपन था तो ओपन ही रहेगा, ये भी क्लोज था तो ये। अब फोर्थ में आए, फोर के लिए क्या होगा, फोर्थ स्टेट में जो डोर है उसकी क्या करना है, ऊपर क्लोज है पहले, देखो क्लोज है तो उसको ओपन कर, और बाकी एज इट इज छोड़ देना है। ठीक है, तो देखो अब ये क्योंकि फाइनल हो गया n इक्वल टू 4 के लिए, तो कितने डोर जो है वो हमारे पास ओपन है। देखो एक ये डोर ओपन है और ये डोर ओपन है, यानी दो, तो इसलिए फोर्थ केस के लिए आंसर आ रहा है 2। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ डोर है ओपन है। तो देखो इसको कैसे सोच सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इनिशियली सारे क्लोज है ना, फिर हम इससे क्या कर रहे हैं, अगर क्लोज है तो ओपन कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब उसके मल्टीपल्स में आए। तो देखो इनिशियली सारे क्लोज है। अब क्लोज में देखो अगर इवन नंबर ऑफ टाइम चेंजेस हुआ, जैसे 2 4 6 इवन टाइम हुआ, तो क्लोज का क्लोज ही रहेगा। कैसे, देखो पहले ये क्लोज था, फिर हमने एक चेंज किया तो ये ओपन हो गया। समझ रहे हो, एक चेंज के बाद फिर मैंने दोबारा चेंज कर दिया ना, तो एक और चेंज करने से दोबारा ये देखो क्लोज हो गया। तो दो चेंज करने पे क्लोज का क्लोज ही रहेगा। समझ रहे हो, ऐसे ही अगर ऑड चेंज करता, जैसे 3 करता मैं चेंज, तो जो पहले क्लोज है, फिर ओपन हो गया, फिर एक चेंज में, और फिर मैंने एक और चेंज किया तो ये क्लोज हो गया। फिर जैसे ही मैंने एक और चेंज किया तो ये फिर से क्लोज हो गया, सॉरी ओपन हो गया। समझ रहे हो, यानी अगर हमें क्लोज से, क्लोज ये रहा, क्लोज से ओपन लाना है तो कितने चेंजेस करने होंगे, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करने होंगे। ठीक है,
जैसे इसमें देखो हमारे पास ये सारे क्लोज थे इनिशियली। अब देखो ओपन किस किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है ओपन लास्ट में, और एक इसमें आ रहा है। तो देखो इसमें ओपन आया तो इसमें ऑड नंबर ऑफ चेंजेस हुए होंगे। देखो एक यहाँ पे चेंज हुआ, बस एक ही चेंज हुआ, तो एक क्या है, ऑड नंबर ऑफ चेंजेस। इसमें देखो एक यहाँ पे चेंज हुआ, फिर क्लोज था ओपन हो गया, फिर यहाँ पे एक चेंज हुआ ओपन से क्लोज, और फिर लास्ट में देखो यहाँ पे, तो कितने चेंजेस हो गए, एक चेंज, दो चेंज, तीन चेंज, यानी तीन चेंज, यानी ऑड नंबर ऑफ चेंजेस किया। तो अगर पहले क्लोज है तो ऑड चेंजेस के बाद क्या हो जाएगा, ओपन चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये चेंजेस कैसे निकल रहे, देखो जैसे वन है, वन का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ वन आएगा। तो सिर्फ वन के मल्टीपल्स में ही आएगा, देखो यहाँ पे हम मल्टीपल फाइंड कर रहे हैं, वन के मल्टीपल आएगा, तो इसलिए देखो यहाँ पे चेंज हुआ सिर्फ इसका। ऐसे देखो टू के लिए फैक्टर क्या क्या आएगा, एक तो वन आएगा और एक टू खुद आएगा। तो जब वन का टर्न होगा यानी वन फर्स्ट पास में, ये देखो ये क्लोज से ओपन हो गया, समझ रहे हो। और फिर ये जो सेकंड टर्न पास आएगा यानी इसका खुद का, तो यहाँ पे भी चेंज हुआ ये। तो ये कितनी बारी चेंज हो रहा है, ये जो एन है कितनी बार चेंज हो रहा है, जितने इसके फैक्टर है, जो यहाँ फोर है, फोर के फैक्टर क्या आएंगे, एक तो वन हो गया, एक टू हो गया, एक थ्री हो गया, और एक फोर हो गया, इतने सारे फैक्टर होते हैं। तो देखो ये थ्री नहीं होता, सॉरी, वन टू एंड फोर है। तो देखो यानी एक बार ये चेंज करेगा वन की पोजीशन पे, देखो पहले क्लोज था और जब मैंने फर्स्ट वाला पास मारा तो ये यहाँ पे होके ओपन हो गया, स्टेट चेंज किया। फिर ये टू पे करेगा, देखो टू पे भी करेगा, इसने ओपन था तो क्लोज हो गया। फिर क्या करेगा फोर्थ पे, तो कितने इसके फैक्टर, तीन, तीन फैक्टर यानी ऑड फैक्टर है, यानी ऑड नंबर ऑफ चेंजेस आया। तो ऑड चेंजेस पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। इनिशियली देखो एक डोर है क्लोज है, अब इस पे देखो ऑड चेंजेस करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे देखो चार बारी पांच बारी चेंज करके देखो, तो पहले चेंज में क्या होगा, ये ओपन हो गया, फिर दूसरे में ओपन से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, फिर तीसरे में क्या होगा, क्लोज से ओपन हो जाएगा, फिर चौथे में क्या होगा, ओपन से क्लोज हो जाएगा, फिर पांचवें में देखो क्लोज से ओपन हो गया, ओपन हो गया ना, देखो स्टेट चेंज हो गया। ये इसमें लॉजिक है, यानी ये जो दे रखा है वन टू थ्री फोर, इनके फैक्टर्स मैं निकाल लूँ। जैसे थ्री है, देखो थ्री का फैक्टर क्या आएगा, वन और थ्री, बस दो ही फैक्टर है, तो कितने, ऑड फैक्टर है कि इवन फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर टू है जो कि इवन होता है। इवन के केस में चेंज नहीं होगा, जो पहले स्टेट था, पहले तो सब क्लोज है, तो ये देखो लास्ट में भी क्लोज आया, समझ रहे हो। यानी प्रॉब्लम कहाँ आ गया, एन इक्वल टू जैसे थ्री है तो वन टू एंड थ्री, इनके फैक्टर्स निकाल लो। देखो वन का फैक्टर सिर्फ वन आएगा, टू का फैक्टर क्या आएगा, एक वन आएगा एक टू आएगा, थ्री का फैक्टर क्या आएगा, वन आएगा और थ्री आएगा। अगर ये ऑड फैक्टर है, देखो इसके टोटल नंबर फैक्टर क्या है, ऑड, यानी ये ओपन हो जाएगा लास्ट में। इसके फैक्टर देखो इवन है तो ये लास्ट में क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली ओपन सारे क्लोज है ना। तो ऑड नंबर ऑफ चेंज करने पे ओपन हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ चेंजेस करने पे क्लोज हो गया। क्योंकि जब वन का पास मारूंगा तो ये चेंज होगा, थ्री का मल्टीपल में भी चेंज होगा, तो ये भी क्लोज हो गया, यानी इसका आंसर वन आ गया, वन के केस में, थ्री के केस में। तो थ्री का चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे थ्री, थ्री डाल के इसे यहाँ से हटा दो। ठीक है, तो वन आ गया, देखो समझ गए। तो यानी हमारा एम क्या हो गया कि अगर n इक्वल टू इतना है तो वन से लेकर के n तक हम एक फोर लूप चलाएंगे, और फिर जो भी i आ रहा है उसका हम फैक्टर निकालेंगे। अगर वो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर है तो यानी हमारा आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको कोड कर देते हैं, ये ब्रूट फोर्स होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे अभी क्या है। तो एक फोर लूप चलाया, इक्वल टू वन से i लेस देन n तक, इफ, अब एक फंक्शन बनाएंगे नंबर ऑफ फैक्टर वाला, फैक्टर ऑफ i। अगर इसका फैक्टर ऑड आया यानी इसका मॉड निकालूं मैं टू के साथ, तो वो अगर नॉट इक्वल टू जीरो यानी ऑड फैक्टर है, यानी आंसर प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ से जो आंसर होगा उसे रिटर्न कर देंगे।
आंसर बना लेंगे, लॉन्ग आंसर। ठीक है, तो अब हमें बस नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला फंक्शन लिखना है। इंटीजर नंबर ऑफ फैक्टर लॉन्ग एंड एक काउंट लिया जो बताया कितने फैक्टर है। अब देखो इसमें दो तरीका, या तो मैं 1 से लेकर n तक सबसे डिवाइड करके चेक कर लूँ कि फैक्टर क्या होंगे। जैसे 12 है तो 1 से लेकर के 12 को तक मैं एक लूप चलाऊं और इसको देखूं कि ये इसका डिवाइडर है कि नहीं। पर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता है, ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ रूट n में अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो मैंने बताया था एक वीडियो में, और अभी बताता हूँ। देखो जैसे 12 का फैक्टर निकालो, 12 का फैक्टर क्या आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा और 12 आएगा। तो देखो अगर मुझे एक फैक्टर 1 पता है तो मैं 12 ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ। आई इक्वल टू अगर 1 है, जैसे एक फैक्टर 1 है तो दूसरा क्या होगा 12/i। 12/i करने से देखो 1 आएगा, तो 12/1 करने से मुझे 12 मिल गया, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये निकल। अगर i इक्वल टू 2 है तो 2, तो 12/2 क्या होगा 6, सॉरी हाँ, तो इसका फैक्टर एक 6 आएगा ना, 6 भी है यहाँ, भूल गया सॉरी, 6 एंड 12। तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया, 2 अगर आया एक फैक्टर तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 आ गया। अब 3 आया, एक फैक्टर 3 आया, तो 12/3 करने से क्या होगा, एक फैक्टर चौथा मिल जाएगा। यानी अगर मैं रूट 10 तक चलाऊँ, देखो ये 1 2 3 क्या है, अगर मैं इसका रूट ले लूँ 12 का तो नियरली इंटीजर में 3 आएगा, यानी रूट 10 तक निकल चला दूँ तो ऑटोमेटिकली फैक्टर निकल जाएगा। इसलिए यहाँ रूट 10 के लिए चलाएंगे फॉर लूप। i इक्वल टू 1 से i स्टार i लेस देन इक्वल टू एन i प्लस प्लस। इफ i क्या होना चाहिए, इससे डिवाइड करना चाहिए, i mod i, अगर ये फैक्टर है इसका। अब देखो इसमें हर केस में दो दो आंसर नहीं आएंगे, ध्यान से देखो, इसको मैं रब करता हूँ। कि जैसे n इक्वल टू 12 है तो 12 के लिए 1 आएगा फैक्टर, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा एंड 12 आएगा। तो अगर ये इससे डिवाइड हो 1 से 12 मोड, हमने यही इसलिए चेक करा है, एन मोड आई 1 से अगर इसका मोड 0 आ रहा है तो एक फैक्टर 1 हो गया और एक ही हो गया, तो यानी आंसर में 2 प्लस करेंगे, यानी क्योंकि एक के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा निकले ना, काउंट प्लस 2। पर क्या ये हर केस में वैलिड होगा, नहीं। देखो जैसे 4 होता तो 4 का फैक्टर क्या होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 4 होता है, और इसका रूट 10 तक चलाऊंगा तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो जब मैं 1 के लिए कॉल मारा तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे 4 मिलेगा, क्योंकि 4/i से मुझे दूसरा फैक्टर मिलेगा ना n/i से। लेकिन जब मैंने इसके लिए कहा कि 4/2 तो ये तो 2 ही आ गया, तो ये डुप्लीकेट हो गया। समझ रहे हो कि मैंने कहा कि रूट 10 तक चलाऊंगा तो मुझे सारे फैक्टर मिल जाएंगे। रूट 10 में सबसे पहले 1 आया, तो 1 अगर एक फैक्टर है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा 4/1 यानी 4, यानी 2 फैक्टर मिले ना मुझे, इसलिए मैंने कहा काउंट को 2 से बढ़ाओ, 2 से बढ़ाओ। लेकिन ये किस केस में वैलिड नहीं, देखो जैसे i इक्वल टू 2 होता तो हम कहते हैं कि इसमें भी 2 फैक्टर है, एक पहला तो 2 है और दूसरा क्या है 4/2। अब देखो ये दोनों तो सेम फैक्टर है ना, तो यही यहाँ पे चेक लगा देंगे कि अगर इफ n को अगर मैं i से डिवाइड करता हूँ और वो दोबारा i आ जाता है, मतलब वो फैक्टर सेम ही थे, तो काउंट को मैं ना एक ही बार प्लस करूँगा, नहीं तो एल्स केस में ये 2 बार काउंट प्लस हो जाएगा। समझ गए, फिर यहाँ से फैक्टर रिटर्न कर देंगे, काउंट सॉरी। तो ये हो गया, इसको कंपाइल करते हैं, कौन सा एल्स 18, अच्छा यहाँ सेमीकोलन, ठीक है चल गया। तो टेस्ट केस और चला 67, पर इसकी देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन ये जा रहा है
और ये फैक्टर की कैलकुलेशन कितने में करके लेके आएगा? 8 कैसे आ गया? 2 8, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, आई आएगा ना। n को i से डिवाइड करने पे दोबारा i आ गया, यानी दोनों सेम फैक्टर है ना। n को i से डिवाइड करने पे दोबारा i आ गया, सेम फैक्टर है इसलिए। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बात कर रहा था, n ये चलेगा, ठीक है, चल गया। और ये कितना चल रहा है? रूट एन तक, आई स्क्वायर इक्वल टू एन है ना, तो आई क्या आ जाएगा? रूट एन, तो एन रूट एन आ जाएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसे सबमिट करने पे टीएलई आ जाएगा, क्योंकि 10⁵ है, यानी उसे रूट एन में सॉल्व करना है, टीएलई आ गया। यानी देखो 10⁵ होता अगर ये 12 है इस केस में तो चलेगा नहीं। एन रूट एन कब होता है टाइम कॉल? जब 10⁵ है, यानी 10⁵ तक ये चलेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 10⁵ वाला नहीं चलेगा। तो अब इसे देखते कैसे इसको सोच सकते हैं। देखो रूट एन तक मुझे सोचना है इस प्रॉब्लम को, तो रूट एन तक सोचने के लिए क्या करना होगा? ये लूप हटाना होगा और इसमें से भी कुछ करना होगा। तो देखते हैं इसमें क्या सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब उसको देखते हैं क्या। देखो हमारा मेन एम क्या है इस क्वेश्चन में, कि हमारे पास एक एन होगा, हमें 1 से लेके एन तक जितने भी नंबर है उनके फैक्टर्स निकालने। ये एन दिया होगा, लेट सपोज 4 है, तो 1 से लेकर के 4 तक सबके फैक्टर निकालेंगे। जिसका ऑड फैक्टर है वो हमारा आंसर होगा, अदर में नहीं होगा। देखो तो ऑड और इवन फैक्टर किस किस के होते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। 1 के फैक्टर कितने होते हैं? सिर्फ 1 होता है, यानी एक हो गया। 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2, यानी इसके इवन फैक्टर होते हैं। तो ऑड फैक्टर वाले कौन कौन से नंबर है? देखो एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, ऐसे ही 5 हो गया। और ये ऑड वाले हो गए। इवन फैक्टर वाले कौन से होते हैं? जिसके इवन फैक्टर हो। एक मिनट, ये ऑड का नहीं, इवन, एक बार देखते दोबारा से, ठीक है। तो एक चीज होता है कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर किसके होंगे? परफेक्ट स्क्वायर के। जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद 16 हो गया। देखो 1 के कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। 4 का क्या होता है? एक 1 होता है, एक 2 होता है और एक 4 होता है। देखो ऑड आ गया। 9 का देखो 1 आएगा, एक 2 से तो जाता नहीं है, 3 जाएगा और एक 9 आएगा। 16 का देखो, 16 का एक 1 होगा, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 8 होगा और एक 16 को होता है। देखो ऑड फैक्टर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी उसके ऑड फैक्टर है, ठीक है। तो ये देखो ऐसा हो तो होता क्यों है? हमने अभी कहा ना कि जब हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो रूट एन तक जाते हैं मोस्टली, है ना। तो जब मैं 4 का फैक्टर निकालूंगा, 4 का फैक्टर क्या क्या आएगा? एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, एक 4 आएगा। तो जब मैंने रूट एन तक चलाया, रूट एन मतलब रूट 4 यानी 2, तो पहले 1 के लिए चाहे तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक फैक्टर मुझे मिल गया, यानी 2 फैक्टर मिल गए। ये क्या होता है? इवन होता है, ठीक है। और फिर i इक्वल टू 2 आ, यानी 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एक और फैक्टर ये ढूंढा, लेकिन वो दोबारा 2 ही आ गया, यानी रिपीट कर गया, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा फैक्टर नहीं है। समझ रहे हो? जैसे 16 के लिए, 16 का देखो 1 अगर एक फैक्टर है तो n/1 करने से दूसरा फैक्टर मिल गया 16। 2 एक फैक्टर है तो 2/16 करने से यानी 8 एक और फैक्टर हो गया। लेकिन जब मैं 4 को 16 से डिवाइड करूँ दोबारा 4 आ गया, यानी डुप्लीकेट आ गया, तो यानी एक ही बनाई। यहाँ तक ये 2 दिया, इसने भी 2 दिया, लेकिन बीच वाला क्योंकि रिपीट कर गया तो सिंगल दिया, तो ओवरऑल क्या होगा? ऑड फैक्टर हो गया। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं जिसमें इवन है, जैसे 12 ले लो। 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका देखो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है और 4 भी होता है और 12 ये होता है हमारे पास, और 6 भी होता है, सॉरी, ये सारे फैक्टर होते हैं 6 एंड 12। हमने कहा 12 के लिए रूट एन तक चलाएंगे, रूट एन यानी 3 तक चलेगा, 1 2 3। तो जब 1 आया तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे कौन सा मिलेगा? 12, क्योंकि 12/1 करने से मिलेगा
2 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 मिल गया, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 मिल गया। देखो पेयर्स में मिल रहे हैं हमेशा, तो इनका सम क्या होगा, यानी टोटल फैक्टर्स कितने होंगे, ऑड फैक्टर नहीं होंगे, इवन फैक्टर होंगे, समझ रहे हो। तो यानी जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उनके जो फैक्टर्स होते हैं हमेशा ऑड होते हैं। तो बस हमें क्या करना है, जैसे n इक्वल टू 4 है तो 4 से पहले कितने परफेक्ट स्क्वायर है वो हमें पता करना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या यहाँ देखा कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनके ऑड फैक्टर हो गए, और हमारा आंसर भी वही देगा, जिसके ऑड फैक्टर होंगे वही क्या कर देगा, लास्ट में ओपन डोर रहेगा। जैसे हमने कहा कि n इक्वल टू 6 है, तो 6 से पहले कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर, एक 1 है, एक 2 है, 3 तो 9 हो जाएगा ना, 3 नहीं है, तो ये 2 नंबर है, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा 6 के केस में। जैसे n इक्वल टू 9 होता तो 9 के केस में आंसर क्या आता, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी ये जो 3 नंबर है यही हमारा आंसर होगा, 3 टोटल हो गया। ठीक है, तो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल भी लेते हैं तो देखो उस केस में भी हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए ऑर्डर ऑफ n, ठीक है, तो पहले तो नंबर उठाएंगे ऑर्डर ऑफ n और फिर दोबारा उसे चेक करेंगे, तो वो भी रूट n ले लेगा, तो दोबारा से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही हो गया। तो यानी हमें कुछ मैथमेटिकल्स ऑपरेशन सोचना होगा। देखो जैसे n इक्वल टू 6 है तो इसके लिए क्या क्या होगा, 1 होगा, एक 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या है, एक 1 है और एक 4 है, तो यानी इसका आंसर 2 आएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे n क्या है, 6, तो 6 से पीछे देखो एक 1 है परफेक्ट स्क्वायर, एक 2 है, अब 3 नहीं है क्योंकि 3 9 हो जाएगा, तो ये नहीं है, तो जस्ट पीछे देखो कौन सा नंबर है, 2, यानी इतने ही पॉसिबल आंसर होंगे इसमें, क्योंकि इसके बाद तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं। अब 2 यहाँ से क्यों आया, देखो यहाँ से यहाँ तक नंबर भी तो 2 ही है ना। जैसे देखो अगर n इक्वल टू होता 12 के लिए हमारे पास 1 से लेकर 12 तक सारे डिजिट होते, जिसको हमें चेक करना होगा क्योंकि उसमें ऑड फैक्टर वाले कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, जिसके फैक्टर्स क्या है, ऑड है, तो यानी पॉसिबल आंसर इसमें क्या है, 12 के लिए 3। देखो 12 से 1 का स्क्वायर निकालूंगा, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर निकालूंगा 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, यानी इस आगे नहीं जा सकते। n से छोटा जो स्क्वायर आ रहा है उसमें कितने, कौन सा डिजिट पे आ रहा है, देखो 3 पे आ रहा है, यानी 3 आंसर है, क्यों, क्योंकि इससे पीछे जो कितने डिजिट है, 3 है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, यानी जो हमारा n है उससे जस्ट पीछे जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा है ना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, रूट एन करने से, देखो रूट एन करने से क्या हो जाएगा, रूट एन करने से देखो 3 आ गया। जैसे मान लो हमारे पास n क्या होता, 19 होता, 19 में हमें चेक करना है कि कौन कौन से चेंजेस होंगे, तो 19 होता तो मेरे पास 1 से लेकर के 19 तक होंगे नंबर, है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, अब जैसे 5 का स्क्वायर निकालूंगा जो n से ग्रेटर हो जाएगा, तो यानी यहाँ रुक गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। और ये देख भी सकते हो इसके पीछे कितने नंबर्स है, यानी 4, यानी 1 के केस में ओपन रह जाएगा, 2 के केस में ओपन, 3 के केस में, 4 के केस में, ये 1 के केस में नहीं, 1 के केस में, और ये 4 का केस में, और ये 9 16, ये 4 नंबर होंगे जहाँ पे ओपन रह जाएंगे डोर्स, समझ रहे हो। तो यानी ये डिजिट कैसे निकाल सकता हो, अगर मेरे पास 19 है और मुझे निकालना है क्योंकि हमारा आंसर 4 है, तो देखो रूट 19 करने पे क्या आएगा, इंटीजर वैल्यू 4 ही आएगी, तो ये समझ गए। तो बस इसमें सिंपल यही कोड था, रिटर्न कर दो स्क्वायर रूट, ये एक फंक्शन होता है इनबिल्ड C++ में ऑफ एन, ये स्क्वायर रूट ऑफ एन हो गया। ठीक है, चल गया, सबमिट करो। तो करेक्ट आ गया। देखो तो इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमने सीखा,
जो पहला चीज़ ऑब्जर्व करना है कि अगर किसी पॉइंट पे मैं क्लोज पे हूँ, तो मुझे अगर इसका क्लोज से ओपन जाना है तो हमें ऑड नंबर ऑफ चेंजेस करने होंगे। ये पहला बात। दूसरा क्या था, अब ये ऑड नंबर ऑफ चेंजेस कैसे निकाल सकते हैं कि हमने कहा कि जो नंबर n है इक्वल टू 1 है सपोज करो, तो 1 के फैक्टर निकालें। अगर उसके फैक्टर ऑड आ रहे हैं, ऑड फैक्टर आने यानी ऑड नंबर ऑफ चेंजेस हुआ, तो वो हमारा आंसर का पार्ट होगा। अब ऑड फैक्टर निकालने के लिए हमने एक n रूट n हमने सारे नंबर सेलेक्ट किए, और रूट n चेक करने के लिए कितने फैक्टर है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेकर के हमने सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमने क्या सोचा कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनमें अगर फैक्टर मैं निकालूं तो हमेशा ऑड फैक्टर आएंगे उसके। जैसे 4 के लिए 1 2 एंड 4, देखो ऑड फैक्टर आ गया, 3 है ना ऑड। फिर इसको हमने निकालने के लिए भी देखो n रूट n से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में रूट n तक ही सॉल्व करना था। तो उसके लिए हमने कैसे सोचा कि हमने देखा कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे 16 है, 16 के लिए मुझे पता करना है कितने आंसर होंगे। तो हमने कहा इसके पीछे जितने भी परफेक्ट स्क्वायर या इसके इक्वल, n से छोटे या इक्वल जितने भी परफेक्ट हुए, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जैसे 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जैसे आया, तो हम क्योंकि आगे चले गए n से, यानी जस्ट पीछे वाला जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी 4, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी थी। ठीक है, तो बेसिकली ये पजल का प्रॉब्लम है, और भी डिफरेंट टाइप के कंपनी में आता रहता है, अमेजोन ऐसे और भी 3-4 कंपनियाँ। तो पजल्स का प्रॉब्लम में क्वेश्चन बना दिया है इसमें, तो और भी पजल सॉल्व कर सकते हो क्या, पजल भी कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जीएफजी से पजल सॉल्व कर सकते हो। और भी क्या है कि ये जीएफजी पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के और भी कोर्सेस है, तो वो कोर्स भी अगर अगर ले रहे हो तो एक कोड है। ठीक है, तो कोड हाईलाइट 10 नाम का एक कोड है, कैपिटल में सारे लेटर्स, अगर वो अप्लाई कर तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। और पजल तो वैसे सॉल्व कर सकते, पजल फ्री में ही है, उस पर जाके सॉल्व कर सकते हो आप। पजल्स कभी कभी पूछे जा सकते हैं, मोस्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन देखो अभी जैसे इस क्वेश्चन में आ गया, ये भी एक पजल टाइप प्रॉब्लम है। अगर ये करा होता तो बहुत ही ईजी सा था, कुछ खास नहीं था। पर इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा डेप्थ नहीं था, क्योंकि हमें बस एक पजल सॉल्व करना था, हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उस बेस पे। ठीक है, तो अब इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो इस प्रॉब्लम में तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना।